देखो अपने चैप्टर चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, विनवे बिल। और विनवे बिल के लिए मैंने बता दिया था कि व्यापारिक लेन देनों में बिलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें माल का जो विक्रेता है वो क्रेता के ऊपर बिल लिखता है। और ये जो बिल लिखा जाता है उधार माल की दशा में महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस प्रकार से बिल लिखा जाता है। तो इसमें बिल क्रेता के ऊपर लिखता है, क्रेता उस बिल को एक्सेप्ट करके माल के विक्रेता को वापस लौटा देता है। तो ये जो बिल है विक्रेता के लिए जो बिल है ये क्या कहलाता है? BR। इसके लिए मैंने आपको बता दिया था, यानी कि बिल्स रिसीवेबल। और क्रेता के द्वारा यानी कि जिसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है उसके लिए ये बिल क्या कहलाता है? BP, यानी कि बिल्स पेएबल। जो बिल का भुगतान करता है उसके लिए BP कहलाता है, और जिसको बिल का भुगतान प्राप्त होता है उसके लिए BR कहलाता है। ठीक है, इसमें जो बिल लिखने वाला जो व्यक्ति है उसको हम बिल का लेखक ड्रावर कहते हैं, और बिल को स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति यानी कि माल का जो क्रेता होता है वो कहलाता है एक्सेप्टर या ड्रावी। माल का जो क्रेता है बिल को स्वीकार करने वाला वो एक्सेप्टर या ड्रावी कहलाता है, और माल का जो विक्रेता होता है जो बिल को लिखता है वो बिल का लेखक ड्रावर कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें कुछ शब्द और है जो आपके इसमें काम आएंगे। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो आपके विनवे बिल से संबंधित है, रिलेटेड है। तो एक है आपके टर्म ऑफ बिल, यानी कि बिल की अवधि। बिल जो है निश्चित अवधि के लिए लिखा जाता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो बिल की अवधि है वो कितनी होगी ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्योंकि जैसे शर्तें होती है उसी के अनुसार बिल लिखा जाता है। तो बिल कितने समय के लिए लिखा गया है या उसकी अवधि क्या होगी वो बिल की टर्म ऑफ बिल कहलाती है। दूसरा है आपके डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस ये क्या होते हैं कि जो बिल है महीने, 2 महीने के लिए लिखा जाता है या 4 महीने के लिए लिखा जाता है, उसमें 3 दिन अलग से और दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि जो बिल है आज की जैसे डेट में लिखा गया है, और मान लो कि इसमें 15 अक्टूबर को कोई बिल लिखा गया है 1 महीने के लिए, तो 1 महीना जो है वो कब होगा? इसमें 15 नवंबर। 15 नवंबर 1 महीना पूरा हो गया, और 15 नवंबर के बाद में उसमें 3 दिन अलग से और दिए जाते हैं। तो 3 दिन जो अतिरिक्त दिए जाते हैं और उसको हम कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस। तो इसमें 15 नवंबर और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो इसका मतलब है 18 नवंबर। तो अब बिल का जो भुगतान है वो 18 नवंबर को किया जाएगा। हाँ, अगर क्रेता चाहे तो पहले भुगतान कर सकता है, लेकिन 18 नवंबर उस बिल की तारीख हो जाएगी। तो बिल की जो अवधि होती है उस बिल की अवधि में 3 दिन अतिरिक्त और जोड़ दिए जाते हैं, अतिरिक्त और दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि अनुग्रह दिवस। इसके बाद में है आपके तीसरा पॉइंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल का भुनाना। देखो इसमें माल का जो विक्रेता होता है क्रेता के ऊपर बिल लिखता है, ठीक है, और उस बिल की जो अवधि होती है जो भी है महीने, 2 महीने, 4 महीने, मान लो कि बिल 4 महीने के लिए लिखा गया है, और माल के विक्रेता को जो बिल का लेखक है उसको पैसे की अभी जरूरत है, तो वो क्या करेगा? उस बिल का पैसा बैंक से प्राप्त कर लेगा। बैंक क्या करेगा? उस बिल की जमानत पर बिल का पैसा है उस विक्रेता को दे देगा। बैंक क्या करेगा? पहले पैसा दे रहा है तो बैंक अपना कुछ डिस्काउंट काट लेगा, बैंक अपना कुछ डिस्काउंट बट्टा काट करके बाकी पैसा जो है विक्रेता को दे देगा। जैसे मान लो कि बिल है 20,000 का है, तो और बिल 4 महीने के लिए लिखा गया है, तो विक्रेता उस बिल को अपने बैंक के पास ले जाएगा। बैंक क्या करेगा? उसमें जैसे मान लो 200 रुपये बैंक ने शुल्क काट लिए, तो 20,000 में से 200 रुपये काट करके 19,800 जो है विक्रेता को दे दिए, तो विक्रेता की वो पैसा काम में आ जाएगा। बिल की जब जो तारीख आएगी उसको बोलते हैं ड्यू डेट, उस तारीख पर क्रेता है बिल का भुगतान है वो बैंक को कर देगा, क्योंकि उसने बैंक से पैसा प्राप्त कर लिया। तो अब क्रेता जो है बिल का जो भुगतान है विक्रेता को न करके बैंक को कर देगा। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी कि समय से पहले बिल की राशि बैंक से प्राप्त कर ली जाती है बट्टे पर, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल।
इसके बाद में है आपके चौथा पॉइंट, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल का बेचान। बिल का बेचान का मतलब ये होता है कि जब बिल का लेखक बिल लिख करके क्रेता के पास यानी कि एक्सेप्टर के पास भेजता है, एक्सेप्टर क्या करता है, उस बिल को स्वीकार करके एक्सेप्ट करके वापस लौटा है। एक्सेप्ट करने का मतलब है बिल पर अपने नीचे सिग्नेचर कर देता है। बिल पर सिग्नेचर करते ही ये मान लिया जाता है कि उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो एक्सेप्टर कहलाता है, वो बिल को लौटा देता है। अब बिल का लेखक है यदि किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करना चाहता है तो वो बिल क्या करेगा, उस दूसरे व्यक्ति को दे देगा। तो बिल यदि किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है तो बिल का भुगतान भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा। इसको हम कहते हैं बिल का बेचान, यानी कि दूसरे व्यक्ति को बिल का हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बिल का बेचान, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बिल का बेचान करने की दशा में उसी व्यक्ति को बिल का भुगतान प्राप्त होता है जिसको बिल हस्तांतरित किया गया है। इसके बाद में है इसमें पांचवा पॉइंट, बिल्स और कलेक्शन, बिल को संग्रह हेतु भेजना। इसमें क्या है, जैसे बिल निश्चित अवधि का होता है तो, और ऐसे क्या है, जो बिल का लेखक होता है, माल का विक्रेता होता है, उसके पास और भी कई बिल हो सकते हैं। कौन से बिल का भुगतान का प्राप्त करना है ये उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, चेक की तरह, जैसे किसी व्यक्ति का चेक आता है हम क्या करते हैं बैंक में जमा करा देते हैं, ऐसे ही बिल आता है तो विक्रेता क्या करेगा, उस बिल को भी अपने बैंक में जमा करा देगा। बैंक क्या करेगा, उस बिल की जो ड्यू डेट है यानी कि बिल की जो तारीख है, उस तारीख पर क्रेता से राशि प्राप्त करके उसके खाते में जमा कर देगा। तो इसमें माल का विक्रेता यदि बिल को प्राप्त करके बैंक में जमा करा देता है तो बिल का जो पैसा है वो बैंक के द्वारा संग्रहित किया जाता है। इसको हम कहते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल को संग्रह हेतु भेजना। इसके बाद में है आपके छठा पॉइंट, डिसऑनर ऑफ बिल, बिल का अनादरित होना या अप्रतिष्ठित होना। देखो, क्रेता के द्वारा जब बिल एक्सेप्ट करके स्वीकार करके लौटा दिया जाता है तो बिल की ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट पर उसको भुगतान करना होता है। अगर किसी भी कारण से अगर क्रेता उस बिल का भुगतान नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा में उसको हम कहते हैं बिल का अनादरित होना या अप्रतिष्ठित होना। बिल की जो ड्यू डेट है यानी कि जिस तारीख पर बिल का भुगतान किया जाना था, यदि उस तारीख पर बिल का भुगतान क्रेता के द्वारा यानी कि एक्सेप्टर के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। चेक में भी ऐसे होता है, चेक का भुगतान यदि टाइम पर नहीं होता है वो डिसऑनर, चेक का डिसऑनर कहलाता है। ऐसे बिल का होता है यानी कि उस तारीख पर बिल का भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो वो डिसऑनर ऑफ बिल कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिल का अनादरित होना या अप्रतिष्ठित होना। इसके बाद में है आपके सातवां पॉइंट, रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल का नवीनीकरण। बिल का नवीनीकरण है ये क्या होता है कि कई बार क्या है, जो एक्सेप्टर होता है किसी कारण से उस बिल की राशि की व्यवस्था नहीं कर पाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसमें समय और लगेगा, तो वो माल के विक्रेता से यानी कि ड्राइवर से, जो विक्रेता होता है उससे रिक्वेस्ट करता है कि पुराने बिल को रद्द करके उसकी जगह नया बिल लिख दिया जाए नई अवधि के लिए और आगे समय के लिए। तो ऐसी दशा में ड्राइवर यदि उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उस पुराने बिल को रद्द करके उसकी जगह नई तारीख का यानी कि आगे की अवधि का नया बिल लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल का नवीनीकरण, यानी कि नया बिल लिखा जाता है, पुराने बिल को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद में है आठवां पॉइंट। आगे आठवां पॉइंट है आपके नोटिंग चार्जेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकराई या प्रमाणन शुल्क। देखो, निकराई या प्रमाणन शुल्क क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था बिल का अनादरित या अप्रतिष्ठित होना। बिल के अनादरित होना और नोटिंग चार्जेस का इसमें कनेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सब ये कैसे रिलेटेड है कि बिल के अनादरित होने के लिए मैंने क्या बताया था कि यदि बिल का स्वीकार करता एक्सेप्टर बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पाता है तो उसको हम बिल का अनादरित या डिसऑनर होना कहलाता है। तो जब बिल का भुगतान नहीं करता है, बिल का भुगतान अगर ड्राइवर को प्राप्त नहीं होता है तो ड्राइवर क्या करता है, जो माल का विक्रेता होता है, उस बिल को नोटरी पब्लिक से जाकर के उस बिल को अटेस्टेड करवा लेता है, बिल को प्रमाणित करवा लेता है।
नोटरी वाले क्या है, अटेस्टेड करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं कि बिल की उस ड्यू डेट पर बिल का भुगतान ड्रावर को प्राप्त नहीं हुआ है। और इस बात को प्रमाणित करने के बदले नोटरी वालों के द्वारा नोटिंग चार्जेज वसूल किया जाता है। किससे वसूल किया जाता है? ड्रावर से। इसी को हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेज, जिसको हम हिंदी में निकराई या प्रमाणन शुल्क कहते हैं। तो नोटरी वाले क्या करते हैं, इस बात को सर्टिफाइड कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं कि बिल की जो ड्यू डेट है उस तारीख पर बिल का भुगतान है प्राप्त नहीं हुआ है, और उस बात को अटेस्टेड कर देते हैं। और इस बात की जो सूचना है, यानी कि इसका जो मैसेज है वो एक्सेप्टर के पास में भिजवा दिया जाता है कि आपने बिल का भुगतान समय पर नहीं किया है। और चूंकि ये बिल को, इस बात को प्रमाणित कौन करवा रहा है? ड्रावर करवा रहा है, इसलिए जो नोटिंग चार्जेज है वो ड्रावर से लिया जाता है नोटरी वालों के द्वारा। नोटरी पब्लिक उससे वसूल करती है। लेकिन नोटिंग चार्जेज है उस समय तो ड्रावर के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन बाद में ये नोटिंग चार्जेज जो है, यानी कि ये निकराई या प्रमाणन शुल्क है, ये ड्रावर के द्वारा एक्सेप्टर से वसूल किया जाता है। बाद में क्या करता है, बिल की राशि में वो नोटिंग चार्जेज का पैसा और जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये जो पैसा है उस क्रेता से ही वसूल किया जाता है। तो उस समय तो भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उससे वसूल किया जाता है, इसलिए ड्रावर के लिए ये एक्सपेंसेज नहीं माना जाता। इसलिए ड्रावर नोटिंग चार्जेज को कभी भी डेबिट नहीं करता है, क्योंकि उसके पास से अभी पैसा गया, बाद में पैसा उससे वसूल कर देगा। तो नोटिंग चार्जेस का ध्यान रखना कि नोटरी पब्लिक वालों के द्वारा उस बिल को बिल के अप्रतिष्ठित होने की दशा में लिया जाता है। ध्यान रखना, ये नोटिंग चार्जेस कब लिया जाता है? जब बिल डिसऑनर हो जाता है, यानी कि बिल का भुगतान समय पर प्राप्त नहीं होता है। उस समय पर नोटरी वाले इस बात को प्रमाणित करने के बदले जो शुल्क लेते हैं उसे हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं। इसके बाद में है आपके नवा पॉइंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर, स्वीकारकर्ता का दिवालिया होना। इंसॉल्वेंसी, दिवालिया क्या होता है? दिवालिया जो है, इसको अगर बिल का जो स्वीकार करता है, माल का जो क्रेता है, किसी भी कारण से जैसे वो व्यापार कर रहा है, व्यापार में अगर उसको घाटा हो गया है या और किसी कारण से उसको कोई नुकसान हो गया है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बिल की ड्यू डेट पर वो बिल का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। और इतना असमर्थ हो जाता है कि उसमें उस बिल का भुगतान करने के लिए उसके पास में खुद की कोई संपत्ति भी नहीं होती है, यानी कि खुद की उसकी संपत्ति भी इतनी नहीं होती है कि वो बिल का भुगतान कर सके, यानी कि उसकी संपत्तियां कम होती है खुद की, और भुगतान करना उसको ज़्यादा होता है। दिवालिया तभी होता है जब भुगतान, यानी कि लायबिलिटी जो है ज़्यादा होती है और संपत्तियां कम होती है। जैसे बहुत से में आपने क्या है न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उसमें क्या है, उस व्यापारी ने अपने आप को दिवालिया हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया। जैसे मान लो कोई व्यापारी है, व्यापार में उसको क्या घाटा हो गया, और घाटा क्या है, उसको मान लो कि उसको 25 लाख रुपए का घाटा हो गया, ठीक है। अब घाटा हो गया, उसको भुगतान तो करना है 25 लाख, लेकिन व्यापार की संपत्तियों को बेचने से उसके पास केवल 15 लाख रुपए आ रहा है। संपत्तियों से उसको पैसा प्राप्त हो रहा है केवल 15 लाख, और भुगतान करना है उसको 25 लाख, यानी कि वो किसी भी स्थिति में भुगतान करने की दशा में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। दिवालिया घोषित करने का मतलब ये होता है कि अब वो उनका भुगतान नहीं कर सकता है। तो बाद में क्या है, जो उसके लेनदार है वो उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, दबाव नहीं डाल सकते। तो इसमें ऐसे होता है कि अगर किसी कारण से क्रेता भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, दिवालिया हो जाता है, यानी कि भुगतान उसको ज़्यादा करना है, खुद की संपत्तियां बिल्कुल नहीं रहती है, तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। अगर वो दिवालिया घोषित कर देता है तो बिल का भुगतान भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसी दशा में बिल डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, इनको आप एक बार फिर से रिपीट कर लें।